तो आप इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि आप तो तारीख अनाउंस करें, आप भी चुप का रोजा तोड़े, इससे पेशतर के प्रेसिडेंट को अनाउंस कर दे। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि तारीख अनाउंस कर दे। नहीं, बिल्कुल मेरा इलेक्शन कमीशन का यही एक अपना स्टांस है कि जब डिलिमिटेशन हो जाएगी तो इनमें उसके फ़ौरन बाद हम शेड्यूल दे देंगे। तो मेरा ख्याल है उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, लेकिन 6 महीने पहले डेट देना शायद प्रैक्टिकली मुनासिब ना हो। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो शरीफ आदमी हैं, लेकिन जो उन्होंने टाइम गुजारा है प्रेसिडेंसी में, वो प्रेसिडेंट बन के नहीं गुजारा। वो पीटीआई के एक वर्कर के तौर पे या इमरान खान के कोई मुलाजम के तौर पे उन्होंने गुजारा है, जो बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ए पोलिटिकल होता है कि वो उसका सियासत के साथ तल्लुक़ नहीं रहता जब प्रेसिडेंट बनता है किसी पार्टी का भी। तो उसका जो रिकॉर्ड है वो आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो पता चलेगा कि गए बगए उसने वो काम किए हैं जो पीटीआई की या पीटीआई के चेयरमैन की ख्वाहिश थी। देखते हुए अगर कोई एडवेंचर कर दिया उन्होंने तो फिर क्या ये मामला कोर्ट में होगा? अदालत में जाता हुआ देख रहे हैं कि मामला कोर्ट में उसी तरह जाएगा जैसे पंजाब में इंतखाबात का मामला अदालत की नज़र हुआ था। मेरा ख्याल है बेहतर है ये चीज़ें इस तरह अगर उलझा देंगे तो जो जनवरी फरवरी की बात हो रही है शायद वो भी मेरा खटाई में पड़ जाए। तो बेहतर है कि एक चीज़ का पता है कि ये डिलिमिटेशन होनी, और डिलिमिटेशन की ज़रूरत है। एक तो लीगल रिक्वायरमेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल। एक मैं समझता हूँ जिस तरह की डिलिमिटेशन 2018 में हुई हैं, रियान साहब अगर उसकी बैकग्राउंड का पता है तो वो तमाम गाइडलाइंस जो ब्लैक एंड वाइट में है किसी भी डिलिमिटेशन के लिए प्रोसेस के लिए, वो एक साइड पे या इग्नोर करते हुए 2018 की डिलिमिटेशन हुई, और वो उस वक्त के पीटीआई के कैंडिडेट को मद्देनज़र रखते हुए की गई। तो वह अब एक साफ सुथरी डिलिमिटेशन की ज़रूरत है, हल्का बंदी की, और वो मैं समझता हूँ अगर हो रही है और एक साफ शफाफ इलेक्शन और सही तरीके से नुमाइंदगी आवाम की हो जाए तो बेहतर है, बजाय इसके कि सब हु नोस के जनवरी फरवरी में भी इलेक्शंस हो जाएंगे। जैसे अभी आपने इस खदशे का इजहार किया कि अगर मामला अदालत में जाता है तो फिर खटाई में पड़ जाएगा, फिर जनवरी फरवरी भी भूल जाए। तो हु नोस के जनवरी फरवरी में हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी तो कोई तारीख नहीं दे रहा। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि बजाय इसके कि इस रिगमरोल में पड़े कि जी 90 डेज है या फलान डेट है, तो हमें बैठ के ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि जी यस जनवरी में, एंड ऑफ जनवरी या जो भी है, इलेक्शन कमीशन के साथ बैठे सारे और उन्हें कहेंगे जी एक डेट दे दें हमें जो डिलिमिटेशन के बाद हो, तो जो जनवरी में बनती है करीब। तो आप इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि आप तो तारीख अनाउंस करें, आप भी चुप का रोजा तोड़े, इससे पेशतर के प्रेसिडेंट को अनाउंस कर दे। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि तारीख अनाउंस कर दे। नहीं, बिल्कुल मेरा इलेक्शन कमीशन का यही एक अपना स्टांस है कि जब डिलिमिटेशन हो जाएगी तो इनमें उसके फ़ौरन बाद हम शेड्यूल दे देंगे। तो मेरा ख्याल है उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, लेकिन 6 महीने पहले डेट देना शायद प्रैक्टिकली मुनासिब ना हो। राजा साहब, सादा सा सवाल है, मुस्लिम लीग नून के यहाँ रावी चैन ही चैन लिख रहा है। बिलावल साहब का स्टांस देखे तो वो कहते हैं कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। उनका मुतालबा है, प्रिंसिपल पोजीशन लिए हुए हैं। कदर नज़र इस बात से कि आसिफ अली जरदारी साहब क्या कह रहे हैं, क्या कोई डिफरेंसेस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन इंतखाबात की तारीख को लेकर? मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकल माइलेज कुछ लेने की कोशिश की है, या जो एक पॉपुलरिज्म आप नहीं समझते कि एक पॉपुलर स्टांस जो होता है कि जी 90 डेज़ में लें, वो बिलावल साहब ने लिया हुआ है। लेकिन उसके वालिद साहब का जो स्टेटमेंट है, चेयर वो पता नहीं को चेयर पर्सन है या जरदारी साहब उनके बड़े शरीक चेयरमैन हैं, वो उनका बयान है कि इलेक्शन से मईशत जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो और ज़्यादा बहुत आगे की बात वो लग कर देते हैं, सियासत से मईशत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। तो दूसरी तरफ बिलावल साहब को कहें, वो उन्होंने स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन आज मैं पढ़ रहा था उन्होंने किसी जगह कहा है कि इलेक्शन 90 रोज़ में हो या 120 रोज़ में हो, आप ज़रा आपको भी शायद गुजरा हो, तो इलेक्शन तो होने हैं 90 रोज़ हो या 120 रोज़ में हो। तो मैं कहने का मकसद है, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ये इख्तियार, साथ ही ये कहा है कि ये इख्तियार डेट का इलेक्शन कमीशन के पास है जी। अब आप बताएं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क में हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर नहीं है, और मेरी सबसे बड़ा जो मेरी रिजर्वेशन है वो भी यही है कि मुल्क में हर किसी के पास ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो क्या इशारा वो नून लीग की तरफ कर रहे हैं कि हवाओं का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है आजकल और पीपल्स पार्टी कुछ ज़ेर अताब है? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। अगर उनको किसी जगह से कोई पिंच महसूस हो रही है
मैं तो उस पर कोई इतना तबसरा नहीं करना चाहता कि क्या मामलात हैं या किस तरह। मैंने अखबारों में पढ़ा है कुछ लोग रोके गए हैं, स्टाफ लिस्ट पे हैं। तो ये चीज़ें शायद किसी जगह से उनको कोई इरिटेंट्स हो उनके लिए पॉलिटिकली, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब को भी पता है, सारी पार्टी को पता है कि डिलिमिटेशन होनी है और फिर इलेक्शन होना। नहीं, तासुर एक ये है कि फैसले लंदन में हो रहे हैं, क्या ये तासुर दुरुस्त है? उसकी एक सादा सी मिसाल आज के टेकर कैबिनेट के अंदर फवाद हसन फवाद साहब की एंट्री भी है। और फवाद हसन फवाद कौन है ये कौन नहीं जानता। वो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के भी, शाहिद खान अब्बासी के साथ भी काम किया, पंजाब के मैदान में उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ भी काम किया। तो उनकी केयर टेकर कैबिनेट के अंदर जो एंट्री है उससे तो ये तासुर मिलता है कि फैसले कहीं और से हो रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये बात आप कहेंगे कि जी शायद कैबिनेट हमारी मर्जी से बनती है। फवाद हसन फवाद एक तजर्बाकार और काबिल आदमी है, जो मैं समझता हूँ कि इस क्राइसिस में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें शायद वो अपना कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है, बेहतर गवर्नेंस के लिए कोई अपनी इनपुट दे सकते हैं। लेकिन आपको लगता है गैर जानिबदार नाम है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ फवाद हसन फवाद एक अच्छा नाम है। और जो पीछे मैं इनकी टीवी प्रोग्राम भी देखता रहूँ, उसमें उनका स्टांस टोटली जो उनकी सोच है या जो उनके पास इल्म है या जो उनके पास तजर्बा है, देखिए उनकी क्रेडिबिलिटी या कॉम्पिटेंस के ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये उसी वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब डॉन लीक्स का मामला आया, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, और फिर उन्होंने कितना क्लोजली इनके साथ काम किया है। और जाहिर है उसके बाद ये खुद भी विक्टिमाइजेशन का शिकार रहे, 17 माह कैद भी काटी है। तो एक ऐसा शख्स गैर जानिबदार हो सकता है? नहीं, बिल्कुल उनका पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकली मसला नहीं है, उन्होंने क्या करना है। चीमा भी है पहले ही कैबिनेट के अंदर जी, चीमा साहब भी कैबिनेट में, जो शहबाज शरीफ साहब के केयर टेकर गवर्नमेंट चीमा साहब के, मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, बहुत सारे मामलात जो हैं, जो आप होल्डिंग की कर रहे हैं, स्मगलिंग की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं, डॉलर की बात कर रहे हैं, तो ये बड़े तजर्बाकार लोग हैं, इनकी सर्विस की ज़रूरत रहती है। लेकिन कहने का मकसद है कि क्या जब इतना लंबा हमारा एक्सपीरियंस गवर्नमेंट का दौरानिया होगा, तो आज की जितनी ब्यूरोक्रेसी है, हम 85 से पहले चीफ मिनिस्टर रहे नवाज शरीफ साहब, 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 3 दफ़ा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ, मैं 85 से हूँ, जो मेरे साथ जब ASP या AAC थे वो IG बन के चीफ सेक्रेटरी बन के रिटायर हो गए हैं। तो ये हमने इनके साथ काम किया हुआ है, हमें इनका पता है। राणा साहब के टेकर गवर्नमेंट का एक काम और अव्वलीन फरीजा इलेक्शंस कराना है। हाँ। ये जो काम आप बता रहे हैं ये सारे जो है वो बाद में आते हैं, सबसे पहले इलेक्शंस है। और अगर इलेक्शन मुतनाज़े होंगे कुछ मुतनाज़े शख्सियात के साथ या उनके ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगेगा, तो आपको लगता है कि जस्टिफाइड है? नहीं, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कराना इलेक्शन की कमीशन का काम है, उसमें किसी तरीके से भी ये गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। मुझे बताएं कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट 2018 में थी, तो उनका भी ये फ़र्ज था ना कि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। क्या 2018 में हुआ? उस वक्त भी जो केयर टेकर थी उनके शायद बस में नहीं था। अब भी मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन अगर अपना रोल अदा करेगा, जो कि करना चाहिए, तो इलेक्शन साफ शफाफ हो जाएंगे।